हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यानी कि आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का बिल्कुल 2024-25 का न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, पेपर का कोड जो है NM01 है, यानी कि और इस सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जिला में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का जो पूर्णांक है सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक जो आप लोग का 70 में 70 नंबर है, आप लोग का यहीं से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये सभी जगह पूछे जाएंगे। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से सुन लीजिएगा। ये सभी जगह यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग का जो 70 में 70 नंबर पूर्णांक है, इसको बेल कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है 2024-25 का। चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, 20 MCQ दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एंजाइम का रासायनिक प्रकृति यानी कि स्वभाव है, यानी कि एंजाइम का रासायनिक प्रकृति यानी कि स्वभाव क्या होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, मछलियां का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो हेमिथोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाणुओं में नहीं होता है, यानी कि जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है, हमें ये बताना है। तो जीवाणु में बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि मोनेरा जगत का सदस्य है, यानी कि मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया होता है, यानी कि कौन सा राइट आंसर, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक समान वेद है, यानी कि समान वेद क्या है, हमें ये बताना है। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा, रिंग वर्म हो जाएगा हमारा कौन सा, ये राइट आंसर, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर बाबू मिक्स प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, आप लोगों का सभी क्वेश्चन का बताया जाएगा। देखो 4-5 बार बार रिपीट हो गया है, यानी कि ऑप्शन आप लोगों का बार बार रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, सभी का आंसर बताया जाएगा बाबू। तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, चौथा क्वेश्चन फिर आ जाता है, यानी कि ये 6 वाला ही माना जाएगा। वैसे चौथा क्वेश्चन का दे रहे हैं कि संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, यानी कि ये किस आधार पर हुआ है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंटिकाएं पर हुआ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा की जल का संवहन, यानी कि जल का संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है, यानी कि किस वर्ग का मुख्य लक्षण है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इकाइनोड मेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम शर्करा से कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार की संलग्नता नहीं होती, यानी कि कौन से नहीं होती है, 6 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, थायमीन की नहीं होती है बाबू, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवालाभ जड़ें, यानी कि क्रोलॉइड रोड्स पाई जाती है, यानी कि किस में पाई जाती है, टेरिस में पाई जाती है, हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन कि पक्षियों में वायु कोशक सहायक होते हैं, यानी कि पक्षियों में वायु कोशक किस प्रकार से सहायक होते हैं, हमें यह बताना है। तो शरीर को गर्म करने के लिए सहायक होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शरीर को गर्म करने के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 9वां क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है, हमें यह बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकाश एवं उचित तापकरण भी हो जाएगा, हरित एवं जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 10 वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पादप के फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है, यानी कि किस पादप के फ्लोएम में, यानी कि जाइलम एक होता है, एक फ्लोएम होता है, और इसमें कौन सी सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती, हमें ये बताना है। तो इसका जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सागवन के नहीं पाई जाती है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कैस्पेरियन पट्टी जो पाई जाती है बाह्य
त्वचा में पाई जाती है, यानी कि कहाँ पाई जाती है, बाह्य त्वचा में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका साइकस होता है बाबू, देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक से देखिएगा, इसका साइकस होता है। यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, थोड़े बहुत गलती हो जाती है तो बाबू इसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन साइकस हो जाएगा, फिर इसका अंत त्वचा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेढक है, यानी कि मेढक क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फलाहारी है या सर्वाहारी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मेढक एक मांसाहारी है, क्या है, मांसाहारी है, यानी कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बिकर यानी कि एंजाइम का नाम लिखिए जो बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसका नाम क्या है बाबू, जाइमेज है, क्या है, जाइमेज है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का कैसे निर्माण होता है, जीवाणु किरण से निर्माण होता है, यानी कि नई सेल्स का, न्यू सेल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि डीएनए नहीं होता है, यानी कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता है, हमें यह बताना है बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है, यही ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वार्षिक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी के लिए सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 16 वाला क्वेश्चन पूछा गया, मेढक में श्वसन होता है, यानी कि मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है, यानी कि त्वचा के द्वारा भी होता है, मुख गुहा द्वारा भी होता है, फुफ्फुस द्वारा भी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि वही कोशिकाएं कौन सी हैं जिन्हें सेट्रियोल नहीं होता है, यानी कि उसका कोशिकाओं का क्या नाम है, हमें यह बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, 17 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, अस्थि कोशिकाएं हैं, ठीक है, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा कि वह हार्मोन जो हृदय स्पंदन उद्दीपित करता है उसका क्या नाम है बाबू, उसका नाम थायरॉक्सिन है, क्या है, थायरॉक्सिन है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि अमोनिया से यूरिया में संश्लेषण कहाँ होता है, हमें यह बताना है। तो यूरेथ्रा में होता है, यहाँ पर देखो बाबू, इसका राइट आंसर यूरेथ्रा नहीं मूत्राशय हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता है, यानी कि क्या ग्रहण करता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PEP करता है, क्या करता है, PEP करता है, डी वाला हमारा ऑप्शन शायद राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ पूछा जाएगा, 20 नंबर भी वेल कंप्लीट हो गया। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, देखिए 50 नंबर की बात रही तो 50 नंबर भी बताया जाएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान बना करके देखो बाबू, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है, आप लोगों को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए सभी क्वेश्चन खंड बा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, हमें यह बताना है। तो देखिए बाबू, जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं अरस्तु को माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं, अरस्तु को माने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखकर भी बता दिए अरस्तु को माने जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, देखिए डायरेक्ट आंसर बता रहे बाबू, आप लोग इसमें थोड़ा मतलब कमर कस लीजिएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखिएगा, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जो होता है जैविक जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान का जीवित जीवों से संबंधित, और विविधता का अर्थ जिसका अर्थ होता है विभिन्न चीजों या विविधता श्रृंखलाओं से जीवित मतलब जैव विविधता अनुवांशिक प्रजाति और परिस्थिति तंत्र के स्तर की विभिन्नता होती है। ये वाला भी 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम बताना। तो इसका आंसर देखिए बाबू, ये कब हुआ था, देखो 1928 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। और इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा लिख करके ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दूसरा का वाला दिया गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो प्रत्यक्ष में परिवर्तन में अंतर जो होता है, देखिए प्रत्यक्ष में आप लोग क्या लिखेगा, इसी प्रकार से आप लोग को बना लेना, इसी प्रकार से लिखना प्रत्यक्ष। देखो आप लोगों को इसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, वैसे लाइन में करके पॉइंट वाला लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखेगा कि इस प्रकार से नहीं करना बाबू, इसको आप लोग को ऐसे लाइन वाला लिख लेना है, क्या कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखो इसका पहला पॉइंट लिखेगा प्रत्यक्ष लिखेगा कि प्रत्यक्ष परिवर्तन में शिशु वयस्क जैसा दिखता है, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्तन में शिशु वयस्क से अलग रूप लिख लेता है, ठीक है, यह पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि प्रत्यक्ष परिवर्धन में मध्य अवस्था नहीं होती है, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में
लार्वा मौजूद होता है। ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्रत्यक्ष प्रभाव के व्यवहार पर तत्काल असर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव दूसरों को साथ बातचीत जरिए होता है। ठीक है। और चौथा जो लिखिएगा, क्या तीसरा हो गया ना, चौथा लिखिएगा कि प्रत्यक्ष का सीधे सरकार को दिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं को सेवाओं को लगाया जाता है। ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य लिखे, यानी कि जो ईएपी होता है ना, इसका क्या होता है बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या लिखना, वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, तो इसका आंसर लिखेगा क्या, देखिए इसका आंसर लिखेगा यहाँ पर देखो, एंडोप्लाज्मिक नहीं बाबू, एक छूट रहा है, संघ पोरीफोरा का वर्गीकरण किस आधार पर होगा। देखो कंफ्यूज मत होइए बाबू, आप लोगों को आसान आसान शब्दों में बताएंगे, बस धैर्य बना के बने रहो। देखो संघ पोरीफोरा का वर्गीकरण, इसका आंसर लिखेगा कि संघ पोरीफोरा का वर्गीकरण उनमें उपस्थित कंटिकाओं पर आधारित होता है, क्योंकि इन कंटिकाओं पर अत्यंत विविधता स्वरूप संगठन में पाई जाती है और इनकी सहायता से विभिन्न स्पंजों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। ये वाला भी 2 नंबर बेल कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य बताइए, तो इसका आंसर लिखेगा कि जीव विज्ञान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सतत प्रणाली झिल्ली है जो द्रव के भीतर चपटी थैलियों की एक श्रृंखला बनाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला यह पौधा अनेक कार्य करता है, यानी कि अनेक कार्य करता है और विशेष रूप से कोशिकाओं को संश्लेषण या रूपांतरण में परिवर्तन का महत्वपूर्ण है, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य करता है। और भी इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाबू, ज़्यादा नहीं लिखना, जितना बताएं उतना ही लिखना। 2 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया, नील हरित शैवाल जीवाणुओं पर क्या समानताएं होती हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, नील हरित जीवाणु शैवाल, तो इसका आंसर लिखेगा कि जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, और नील हरित शैवाल यानी कि इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है और जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो यानी कि साइनो जो कि यूनानी भाषा है अर्थात नीला पड़ा है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर बेल कंप्लीट होगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेगा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो सभी प्राणियों पर निर्भर करती है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म की एक इकाई है जो प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है, और इसमें एक नाभिक होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मक, और नाभिक दोनों प्रोटोप्लाज्मक से बने होते हैं और जो एक आत्मघातक होते हैं। ठीक है बाबू, 5 नंबर का यहाँ पर देखो, सॉरी 5 नंबर का नहीं 3 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है, चौथा का क्वेश्चन एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि एंजाइम को कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो एंजाइम के कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखिएगा, देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, और पहला पॉइंट में लिखिएगा कि एंजाइम शरीर के संचालन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी काम करता है। दूसरा लिखेगा, दूसरा पॉइंट में लिखना है क्या, कि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि ये श्वसन, भोजन पचाने, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को काम करते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा एंजाइम कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। 6 वाला पॉइंट लिखिएगा ये प्रतिक्रिया के गति को बढ़ाते हैं। और अगला लिखिएगा क्या, कि ये प्रतिक्रिया के प्रकार के आधार पर बटे होते हैं। और जो अगला पॉइंट लिख दीजिएगा ये लास्ट पॉइंट, कि ये हार्मोन उत्पादन और सेल रेगुलेशन, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। बाबू इतना बहुत है, 3 नंबर तो ये बेल कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला की राइबोसोम की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए बाबू, आप लोगों को इसके लिए सभी आंसर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या सामना ना करना पड़े। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आंसर बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या खा वाला क्वेश्चन पूछा गया, राइबोसोम की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या देगा, इसका आंसर लिखेगा कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। यह एक जैविक इकाई है और जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करती है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए अनुक्रम को बढ़ाता है और आनुवांशिक कोड को उपयोग करके आरएनए बेस अनुक्रम को अमीनो एसिड अनुक्रम में बदल देता है, और ये कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी एक घातक है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग को, राइबोसोम वाला भी आप लोग का 4 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके बाबू। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे गा वाला क्वेश्चन दिया गया,
को रेखा द्वारा बनाइए, यानी कि ग्लाइकोसिस को रेखा द्वारा बनाना है। तो इसका आंसर लिखेगा ग्लाइकोसिस को रेखा द्वारा इस तरह बनाया जा सकता है, जैसे कि इस आगे लिखेगा कि ग्लाइकोसिस कोशिकाओं को कोशिका द्रव में होने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ग्लूकोज से शुरू होकर पायरूवेट तक पहुंचती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इससे पायरूवेट को 2 अणु बनाते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस को 2 प्रतिक्रियाओं चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 6 कार्बन शर्करा को 3 कार्बन यानी कि 3C यानी कि 3 कार्बन शर्करा को 2 अणुओं में बदल जाता है। और ग्लाइकोसिस में हर रासायनिक परिवर्तन एक अलग एंजाइम द्वारा होता है। बाबू ये भी आप लोग का 4 नंबर बेल कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 5वां का वाला दिया गया कि ऑक्सीशोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं या कहाँ संपन्न होते हैं। देखो बाबू इसका भी आंसर बता दे रहे हैं बाबू। देखिए ऑक्सीशोषण के मुख्य चरण क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है और यह दोनों क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो जाते हैं। बाबू 5 नंबर ये तो आप लोग को दे दिया जाएगा। हाँ अगर आप लोग ये मेन पॉइंट बता दिए बाबू। अगर आप लोग इसके बारे में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग अपने अनुसार। ठीक है, ये वाला भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। जातीय की संकल्पना से विस्तार कीजिए, यानी कि इसको वाला भी करना है। तो ये वाला भी आप लोग का मन करेगा तो वैसे कर लीजिएगा, वैसे आप लोगों को तो बता दें। देखो इसके मतलब जातियों की संकल्पना के विस्तार वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कैसे होता है देखिए, इसके थोड़ा बता देते हैं कि इसमें लिखेगा। पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जातियों के सदस्यों के बीच एक सामान्य नाम होता है। फिर दूसरा लिख सकते हैं जातियों के सदस्य दूसरे जात से नजदीक होते हैं। और जो अगला लिखेगा, जात एक ऐसा समूह है जिसमें से लोग सामान्य मिलते जुलते और धंधे करते हैं जिनकी सदस्यता जन्म से ही मिलती है। और अगला लिखेगा कि जाति व्यवस्था को लेकर कई आलोचनाएं भी हो सकती है। इस प्रकार से आप लोग 5 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग को किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना अथवा करके दिया गया। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया बाबू की निम्नलिखित का आर्थिक महत्व लिखे, यानी कि निम्नलिखित का आर्थिक महत्व लिखना है। क्या महत्व होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बताइए। देखिए क्या दिया गया है। इसका पहला जो पॉइंट दिया गया है का वाला जो दिया आ वाला जो दिया गया कवक दिया गया। तो कवक का जो महत्व होता है इसका इसमें लिखेगा कि इसका उपयोग कृषि उद्योग में फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह वायुमंडल में विभिन्न गैसों को छोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और आगे लिखेगा कि यह विभिन्न घरेलू प्रयोजनों के लिए भी आवश्यक होता है और यह पुनर्चक्रण प्रक्रिया को भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कवक वाला भी बेल कंप्लीट होगा 2.5 नंबर, यानी कि 2.2 नंबर। ठीक है, 2 और आधा नंबर। और फिर अगला जो दिया गया है टेरिडोफाइट्स से दिया गया है। टेरिडोफाइट्स का जो महत्व होता है क्या होता है? टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल औषधि और सजावट के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइकोपीडियम का इस्तेमाल गठिया के इलाज में किया जाता है और एंटम के जड़ों को इस्तेमाल करने के गले के संक्रमण के लिए किया जाता है। और टेरिडोफाइट्स यानी कि ये जो दिया गया टेरिडोफाइट्स मिट्टी को बांधते और कटाव को बचाते हैं। और जो अगला लिखेगा टेरिडोफाइट्स मिट्टी से भारी धातुओं को सोख कर प्रदूषण को कम करते हैं। और जो अगला लिख सकते हैं आप लोग को, अब बस इतना ही लिख दीजिएगा। 5 नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अथवा करके भी दिया गया। शैवाल और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व लिखे, यानी कि शैवाल और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व लिखना। तो ये वाला भी आप लोग का मन करेगा तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया बाबू, देखिए कि उभयचर वर्ग और कई प्राणियों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इस वर्ग में गण और उनके लक्षणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेगा कि उभयचर के प्रमुख लक्षण और उनके बारे में निम्न जानकारी है, यानी कि निम्न क्या है। देखिए क्या पूछा गया, निम्न लक्षण है। क्या निम्न लक्षण है इसमें लिखेगा, क्या लिखना है सबसे पहले कि उभयचर का शेरोकीय एक वर्ग है। फिर अगला लिखेगा कि उभयचर ठंडे खून वाले होते हैं। फिर अगला लिखेगा, अगला पॉइंट कि उभयचरों के शरीर का तापमान उनके आसपास के तापमान पर निर्भर करता है। फिर अगला लिखेगा कि उभयचर के पैरों ज़्यादातर 2 जोड़े होते हैं। फिर अगला लिखेगा कि उभयचर त्वचा नम की शल्क रहित होती है। और फिर अगला लिखेगा कि उभयचरों की नेत्र पलकें बाती होती हैं। ठीक है, और फिर अगला लिखेगा कि उभयचरों की बाहरी कान की जगह कड़पड़ाहट होती है। ये वाला भी आप लोगों का बेल कंप्लीट होगा बाबू। 5 नंबर लिख करके और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके भी दिया जाएगा कि पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए और पुष्पिपादकों में वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन कीजिए। ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है कि हस्तांतरण आरण्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें अथवा करके भी दिया गया पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशीय ऊतक की संरचना सही चित्र बनाइए। देखिए चित्र वाला बात कर रहा तो आप लोग को पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि
आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा हस्तांतरण आरएनए, यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो बाबू? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का डीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये वाला हो जाएगा। देखो ये रही मतलब छोटी मोटी बात। तो इसमें देखो क्या होता है? आरएनए हस्तांतरण आरएनए, यानी कि टीआरएनए होता है। इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं ना, टीआरएनए इसको कह सकते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा इस यही हस्तांतरण आरएनए या टीआरएनए डाल दीजिएगा शॉर्टकट में, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए होता है। तो इसमें लिखिएगा जब भी श्रृंखला में एक अमीनो एसिड जोड़ा जाता है तो एक विशिष्ट टीआरएनए और आरएनए अणु पर क्या होते हैं? पूरक अनुक्रम को साथ जुड़ा होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संश्लेषित प्रोटीन पर उपयुक्त अमीनो एसिड डाला जाता है, यानी कि अमीनो एसिड डाला जाता है। तो इस प्रकार से आप और भी लिखना चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों का देखिए 5 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का कक्षा 11 का पेपर था, जो आप लोगों को जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का पेपर था। त्रैमासिक का पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू, बता दे रहे हैं। और अर्धवार्षिक पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर। वार्षिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बाबू, स्टार्टिंग में कह रहे हैं, अंत में भी कह रहे हैं कि 70 में 70 नंबर आप लोगों को कहे थे कंप्लीट कराएंगे, करा दिए ना। 70 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, सभी का आंसर इस वीडियो में बताया गया, आप लोगों को समझाया गया। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। और इस वीडियो को बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को जितने भी क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।